फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से एनसीईआरटी का सार संग्रह का बुक लेकर आ गए हैं। और इसी बुक से डेली का डेली जो है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का चैप्टर डिस्कशन करवाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बुक के बारे में आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये बुक जो है आपको एनसीईआरटी का सार संग्रह बुक, ये आपको बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। प्री हो या मेंस हो, दोनों में आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगा। और इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम लोग बहुत सारा चैप्टर पढ़ाते हुए चल रहे हैं, डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना यदि आपको याद रहता है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है ना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। और प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से शुरू होता है, हम भारत के लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। प्रस्तावना का शुरुआत कहाँ से होता है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना। सामाजिक, इसमें उद्देशिका में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। और इसमें स्वतंत्रता की जो है 5 स्वतंत्रता की बात कही गई है, 3 न्याय है ना, और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 तरह की समानता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए, ये हमारा जो है ओवरऑल उद्देशिका है, प्रीएम्बल है ना। तो ऊपर में जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता ही दिए। और आपको बता दें, हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे है ना। पूछा जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं या कानून दिवस मनाते हैं, ठीक है। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को जो है ना, पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे है आपका कुछ प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है और बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है ना, उद्देशिका से संबंधित। तो प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है ना पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है ना प्रस्ताव को पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 से ही संविधान सभा का कार्य जो है प्रारंभ हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है ना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ना, भारत के किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना। वह राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा, बराबर सम्मान देगा, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन जो है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है ना। प्रस्तावना में भारत को जो है एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इन लाइनों को याद रखेंगे। फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा का, प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उसमें उल्लंघन नहीं होगा, है ना। उसको उल्लंघन नहीं करना है ना। उसको उल्लंघन को ध्यान में ना हो, ऐसा ध्यान में रखते हुए 368 के तहत उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा केशवानंद भारती वाद 1973 ने कहा था, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका संविधान संबंधी कुछ बातें हैं, है ना, जिसको जानना चाहिए। उद्देशिका को KM मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा, याद रखेंगे। राजनीतिक जन्मपत्री प्रस्तावना को, उद्देशिका को किसने कहा? तो KM मुंशी ने कहा। फिर ठाकुरदास भागर्भ ने जो है संविधान की आत्मा उद्देशिका को किसने कहा? ठाकुरदास भागर्भ ने कहा। तथा NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। उद्देशिका को जो है NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। ये सब किसने क्या कहा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। इसको ध्यान में आप रखेंगे। फिर है सर अर्नेस्ट बारकर ने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है ना। संविधान का परिचय पत्र सिर्फ परिचय पत्र कहा जाएगा, तो किसने कहा? तो याद रखेंगे अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उद्देशिका से संबंधित जिसको जानना चाहिए। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में राज्य का कोई पंथ यानी कि धर्म नहीं होगा, ठीक है। कोई विशेष धर्म या पंथ नहीं होगा राज्य का, ये पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं, है ना। तो 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। हमारे संविधान के उद्देशिका में, प्रस्तावना में जो शब्द है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के जो तत्व हैं, है ना, ये सारे जो शब्द हैं कहाँ से लिए गए हैं? 1917 के रूसी क्रांति से लिए गए हैं। फिर आपका है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है ना। उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसको किस वाद ने, है ना, प्रस्तुत किया इस धारणा को? तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने वाद ने ऐसा कहा था। SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद ने यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। फिर आपका है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से, है ना, मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। फिर आपका है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। लोक कल्याण शब्द का जो जिक्र किया गया है ना, उद्देशिका में नहीं किया गया, संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है, बल्कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें इसका वर्णन किया गया है लोक कल्याण के बारे में। फिर है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है उद्देशिका में, प्रस्तावना में संशोधन किया गया था।
फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है ना। तो इसका विस्तार मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श एवं उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार जो है, डिटेलिंग जो है ना, वो कहाँ मिलता है? मूल अधिकारों में मिलता है, जो फंडामेंटल राइट है उसमें मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलता है और मौलिक कर्तव्यों में मिलता है ना। मूल अधिकार भाग 3 में है, आपको याद होना चाहिए, भाग 3 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्य जो है 4 के, है ना, ए में है। 4 के ए में जो है, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। इन सभी बातों को भी ध्यान में रखेंगे। फिर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, है ना, याद रखेंगे। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा है तो संप्रभुता हो जाएगा। फिर आपका है समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधित करके सम्मिलित किया गया था, 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत। फिर आपका उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो के.एम. मुंशी ने जो है राजनीतिक उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दिया था। फिर आपका है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तो उच्चतम न्यायालय में जो है बेरूवारी संघ मामले में 1960 में, बेरूवारी संघ मामले 1960 में जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। एकदम पूछ सकता है कि, है ना, किसने कहा था कि संविधान या किसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने ये कहा था। याद रखेंगे, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इस प्रकार से जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट था प्रस्तावना से संबंधित उसको एक्सप्लेन किए। और नीचे एक लाइन और लिखा हुआ है ना, जिसको जानना चाहिए। सबसे नीचे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। याद रखेंगे, संविधान की मूल आत्मा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी कहा। किस मामले में कहा? तो गोलकनाथ बनाम राज्य, है ना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने जो है उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।